तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 चेक करेंगे। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में सिखा गया था, बताया गया था आपको। आज लेक्चर नंबर 3 होगा और लेक्चर नंबर 1, 2 जो लोग नहीं देखे उसको पहले चेक कर लेंगे, आप देख लेंगे तब आएंगे लेक्चर नंबर 3 पर। तो आज का टॉपिक उस वाले में बताया गया था कि ये जो टॉपिक चलेगा लेक्चर नंबर 3 वो है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर्स कंपाउंड्स का निकलता कैसे है, चूंकि जो हमारा चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में उप सह संयोजन संख्या निकालना पड़ता है और हम लोग इसको समन्वय संख्या भी करते हैं। तो समन्वय संख्या को आज चेक करेंगे निकलता कैसे है और ये होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर आज मेन फोकस रहेगा टॉपिक पर। तो ये लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर और हम लोग इसको शॉर्टकट में सीएन संख्या भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और वैसे इसको हिंदी में बोलेंगे उप सह संयोजन संख्या। तो इसको आप लिख सकते हैं उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या इसको बोलते हैं। तो इसको समन्वय संख्या भी कह देते हैं। देखिए हम लोग सीखे थे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, सबको पता होता है इसके बारे में। देखो K4Fe6, तो ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या तो हम लोग इसको उप सह संयोजन यौगिक भी कह देते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होता है। अब इसमें कुछ खास बात हम लोग पढ़े थे कि एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, इस कंपाउंड्स में एक घेरा होगा और इस घेरे को बोलेंगे कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर जो धातु का एक परमाणु होता है उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम्स कहते हैं। तो ये अपना जो Fe है ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके अलावा जो यहाँ पर समूह बचा हुआ है ये साइनाइड समूह बचा हुआ है। और ये जो साइनाइड समूह है इस समूह को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। तो एक तो CMA होता है और एक लिगेंड्स होता है। खास करके कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में दो बातें हमको पढ़ना होता है कि ये CMA क्या होते हैं और ये लिगेंड्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में इसके पहले जो लेक्चर दिया गया था उसमें बात किया गया है। तो आज हमको चेक करना है कि कोऑर्डिनेशन ये CMA एंड लिगेंड्स का रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर में इनका क्या महत्व होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मेन डेफिनेशन ये होता है कि जो CMA होगा ये CMA या इस CMA को पूरे लिगेंड्स, ये साइनाइड वाला एक CMA को पूरे लिगेंड्स मिल करके जितना लोन पेयर देंगे, पूरे लिगेंड्स मिल करके एक CMA को जितना लोन पेयर देंगे उसी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर CN संख्या कहते हैं। CN कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एक बार फिर से लिगेंड्स टोटल लिगेंड्स आपस में मिल करके जितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान करेंगे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ये मेन परिभाषा है। और वैसे तो किताब के अनुसार से जो बुक में दिया गया है उसका मतलब ये दिया है उसमें कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कहते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम से एक केंद्रीय धातु परमाणु से जितना लिगेंड्स जुड़ा होगा उसी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे इस वाले कंपाउंड्स में इस Fe से 6 साइनाइड आयन जुड़े हैं तो इसका जो CN का मान आएगा वो 6 आ जाएगा। बस इतना सा कहानी है इसका। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने पास CuNH3 एंड SO4 है। अगर बात करें इसकी कि इसमें कितना आएगा CN का मान, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स 4 है तो CN का मान भी 4 ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये परिभाषा हर जगह फॉलो नहीं होता है, इसलिए क्यों फॉलो नहीं होता सुन लीजिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए अपने पास ये जो लिगेंड्स है, क्योंकि ये जो अमोनिया है और ये जो साइनाइड है इनको हम लोग बोलते हैं एक दंतुल लिगेंड।
इनका नाम आपको बोला गया था एक दंतुर लिगेंड्स। तो ये तो एक दंतुर लिगेंड्स है, और यहीं पर अगर द्विदंतुर या त्रिक दंतुर लिगेंड्स आ जाएगा तो ये इसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, COOX ट्रायस, और यहां पर अपने पास है ट्रिपल माइनस COOX ट्रायस ट्रिपल माइनस। अब यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो नियम के अनुसार तो 3 आएगा, क्योंकि हमने ये सिखाया जी कि एक सेंट्रल मेटल एटम, ये धातु के जो परमाणु है, यहाँ पर कहां पर आयरन और यहाँ पर कोबाल्ट, धातु के परमाणु से जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उसी को तो CN संख्या बोलते थे। यहाँ पर इसलिए 4 आया है और यहाँ पर 6 आया है, जो कि लिगेंड्स की संख्या 6 है, लिगेंड की संख्या 4 है, और इसी के अनुसार यहाँ पर लिगेंड की संख्या 3 है। लेकिन ये गलत होता है, यहाँ पर CN का मान जो आएगा वो 6 आएगा। तो फाइनली कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये नहीं कि लिगेंड्स कितने जुड़े हुए हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर का मेन मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम से कितने मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं। मतलब हमको केवल एक दंतुर से बात करनी है, हमको बहुदंतुर से मतलब कोई नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एक दंतुर लिगेंड अमोनिया होता है, साइनाइड भी एक दंतुर है। अगर एक दंतुर लिगेंड हुआ तभी आप CN को गिन करके बताएंगे, नहीं तो एक सिंपल सा परिभाषा इसका ये होता है कि सभी लिगेंड्स मिल करके एक सेंट्रल मेटल एटम को जितना लोन पेयर दे देंगे उसी संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे ये एक दंतुर है तो 4 मिलके 4 देंगे, इसलिए 4 आया है, और यहाँ पर CN संख्या 6 आएगा, क्योंकि साइनाइड जो है वो 6 है, सब के सब एक दंतुर लिगेंड है तो 6 देंगे, CN का मान 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सिलेटो है, और ऑक्सिलेटो द्विदंतुर लिगेंड्स होता है। आपको बताया गया था कि COO माइनस एंड सिंगल बॉन्ड COO माइनस, एक लोन पेयर यहां से देगा, एक लोन पेयर यहां से देगा। एक साथ ये जो ऑक्सिलेटो होता है 2 लोन पेयर दान करता है, इसलिए इसको द्विदंतुर लिगेंड्स कहते हैं। अगर 1 2 देगा तो 3 कितने देंगे, पूरे 6 देंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 आ जाएगा। तो फाइनल किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हो, केवल यही तरीका मालूम रखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अगर हाँ लिगेंड्स की संख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो मोनोडेंटेड हो, और यदि बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड कोई अन्य लिगेंड्स आता है तो पूरा मिलाकर के कितना लोन पेयर देगा, लोन पेयर जितना सब दे देंगे उसी संख्या को बोलेंगे उपसहसंयोजन संख्या। तो इस अनुसार आप किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये था कि सेंट्रल मेटल एटम से केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन से, मोनोडेंटेड लिगेंड। जितने मोनोडेंटेड लिगेंड्स किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होंगे उसी संख्या को बोलेंगे उपसहसंयोजन संख्या, या तो CN संख्या कहते हैं। जैसे K4A5CN6 में 6 आएगा, CuNH3 में 4 आएगा, एंड COOX ट्रायस में 6 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 2 लोन पेयर देगा, 1 2 देगा तो 3 6 देंगे, इसलिए इनका मान यहाँ पर 6 आ जाएंगे। यहाँ पर चेक करेंगे पहले वाले में, यहाँ पर पोटेशियम है, सिल्वर, और ये CN ट्वाइस, ये जो CN साइनाइड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, और ये 2 है तो यहाँ पर CN का मान 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी साइनाइड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर भी CN का मान 6 आ जाएगा। एंड इसके अलावा NiCl4, यहाँ पर भी साइनाइड है तो यहाँ पर CN का मान भी यहाँ पर 4 आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो EN है इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। एथिलीन डाइएमीन जो होता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये द्विदंतुर लिगेंड्स होता है, मतलब 1 2 लोन पेयर देगा तो 3 बल करके 3 6 देंगे, तो यहाँ पर जो CN का मान आएगा वो 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कितना लोन पेयर देंगे,
ये एक जो एथिलीन डाइएमिन होगा वो 2 देगा, तो ऐसे तीनों मिलकर के पूरे 6 देंगे। तो Cn का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर NH3 5 है और एक CO3 कार्बोनेट आयन है। NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये केवल एक लोन पेयर देगा, तो 5 मिलकर के 5 देंगे। और CO3 भी होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो ये भी एक देगा, तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। Cn का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बहुत सरल तरीका। यही कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट में। वहां पर भी ये था कि कोई एक किसी क्रिस्टल पे कोई एक परमाणु जितने परमाणुओं को टच करता है, यहाँ पर भी वही बात है, जितने लिगेंड्स टच करते हैं CMA को। लेकिन यहाँ पर खास करके ये था कि कितना लोन पेयर दे रहे हैं, जितना लोन पेयर दे देंगे बस उसी को बोलेंगे समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये वाली कहानी आप समझ लीजिए फिर से एक बार। चूंकि यहाँ पर CN साइनाइड जो है वो 2 है, लिगेंड्स 2 लोन पेयर देगा, इसलिए पर 2 आएगा। यहाँ पर 6 देंगे, 6 आएंगे, 4 देंगे, 4 आएंगे। एथिलीन डाइएमिन जो होता है ये 1 2 देगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ऐसे ये 5 देगा और ये 1 5 1 6 आ जाएगा। तो Cn का संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है। आप इस प्रकार से निकालेंगे तो आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे करके आ जाएगा। अगला टॉपिक लगाएंगे आज, एक और टॉपिक पढ़ना हमको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो सेकंड टॉपिक रहेगा आज का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। एक बहुत ही विशेष टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ खास बातें हमको सीखनी है और उसको आज ही सीख लेंगे, कवर कर लेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो है प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या, इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कह देते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और शॉर्टकट में इसको EAN बोला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, ये अलग चीज है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स है क्या, इसके लिए एक पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा, आक्सीकरण संख्या निकालते कैसे। क्योंकि इस टॉपिक के लिए आपको आक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, हमको H2CO3 H2SO उन सबका चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आइडिया आपको तब होगा जब आपको आक्सीकरण संख्या पहले से आता रहेगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा यूज करेंगे यहाँ पर। तो आक्सीकरण संख्या हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर आ जाएंगे। हाँ, पहले सीख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या। तो जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड्स है K4FeCN6, K4FeCN6। तो एक रफ आइडिया आपको दे रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है यहाँ पर। तो K4FeCN6 आपके पास एक कंपाउंड दिया गया और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये जो Fe है, Fe+2 की अवस्था में, आक्सीकरण संख्या इसका +2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पोटेशियम का होता है 1 और ये 4 है, तो 4 गुणा कर लेंगे और प्लस जिसका निकालना उसको x माना जाता है, और इस Cn का होता है -1, इसलिए -1 कर लेंगे और यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे, सबका इक्वल 0 आता है। क्यों, क्योंकि किसी भी कंपाउंड्स पर कोई आवेश होता ही नहीं। ये यहाँ से 4 1 का 4 हो जाएगा, प्लस x माइनस 6 का 6 इक्वल टू 0 आएगा। ये घट जाएगा इसमें से तो 2 आ जाएगा और इसको ले जाएंगे इक्वल के उस पार, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप निकालेंगे आक्सीकरण संख्या आयरन का, तो वो +2 की अवस्था में है। तो इस कंपाउंड्स में जो Fe है वो +2 की अवस्था में है। आक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो कौन हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, एक पॉइंट हमको चेक करना है कि मान लीजिए अपने पास तो कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये सब है क्या, देखिए जैसे अगर बात करें स्कैंडियम की,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अपने पास इतने सारे कंपाउंड्स हैं। अच्छा, इसी वाले टेबल में आप जाएंगे तो आगे आएगा गैलियम, जर्मेनियम। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जितने एलिमेंट रखे गए हैं इनको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और यही जो एलिमेंट है, केवल यही एलिमेंट एक संकर यौगिक बना सकते हैं। इसके अलावा टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है किसी के पास ये क्षमता नहीं होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सके। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इनके पास वेरिएबल वैलेंसीज होती है। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो n-1d में जाता है। ये इनके लक्षण होते हैं। खास बात यह है कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली कक्षाएं होती हैं। खाली कक्षाओं की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे K4F5Cl6 में ये जो F5 है वो डी ब्लॉक का है। तो चाहे जो आप चेक करेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो पक्का है कि उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम केवल डी ब्लॉक का एलिमेंट ही बना सकता है और कोई बना नहीं सकता। अगर ये जो अपना आवर्त है ये चौथा आवर्त है टेबल का, ये टेबल का चौथा आवर्त है। और अगर इस आवर्त की बात की जाए, इस आवर्त में अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है, सबसे ज्यादा अस्थाई, तो देखिए हमको ये पता, अभी तक हमको केवल ये पता है कि अगर आप किसी समूह में चलेंगे नीचे की ओर त्रिज्या बढ़ती है, अगर आप चलेंगे आगे की ओर त्रिज्या घटती है। हमको ये पता है अगर आप चलेंगे नीचे की ओर तो आयतन विभव का मान घटता है और जाएंगे आगे तो उसका मान बढ़ता है। हमको ये सब पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अस्थायित्व का क्या होता है। देखिए, यदि आप टेबल में अगर आप चलेंगे किसी भी आवर्त में आगे की ओर तो उसको हमसे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि एक आवर्त में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है। तो देखिए, आवर्त चाहे जो ये चौथा आवर्त है, चाहे जो पहला हो, चाहे दूसरा, चाहे सातवां, चाहे जो आवर्त हो, किसी भी आवर्त में सबसे अस्थायी जो परमाणु होते हैं वो होते हैं अक्रिय गैस। यहां पर क्रिप्टॉन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसका वजह यह है क्योंकि क्रिप्टॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 हो गए तो वो स्थायी है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो क्रिप्टॉन जो है किसी से क्रिया करता ही नहीं, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। इसलिए अक्रिय जो परमाणु होते हैं किसी भी टेबल में किसी भी आवर्त में जाएंगे सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। ये इनकी खास बात है। और सुनिए, कोई भी अस्थायी नहीं है और हमको ये पता है कि सब लोग चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं। अस्थायी कोई नहीं है क्रिप्टॉन को छोड़ करके, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं। एक बात चेक करेंगे आप, यदि बात करें यहाँ पर आयरन की या भाई की, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 क्रम से देखेंगे आप तो ये 21 है, ये 22 है, 23, 24, 25, 26, ये 27, 28, 29 एंड ये 30। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होगा। इधर आएंगे 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो 36 वाला देखिए, अगर किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर, इस वाले आवर्त की बात करते हैं, यदि किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर 36 है, 36, तो वो चौथे आवर्त में सबसे ज्यादा स्थायी है। ध्यान रखेंगे आप, चौथे आवर्त के लिए अगर किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर 36 है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी है। देखो ये क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन यहाँ पर इस आवर्त के लिए सबसे ज्यादा स्थायी है। अच्छा क्यों? चूंकि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है। अच्छा 8 कैसे हो गए? चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 36 हो गया। इसके अलावा कोई भी अस्थाई नहीं है। तो करना क्या है? अस्थाई कैसे होंगे? सब अस्थाई तब हो पाएंगे जब उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। अच्छा ये 8 कैसे होगा? 8 तभी हो पाएगा जब उनका एटॉमिक नंबर यहां से बढ़ करके 36 के बराबर हो जाए।
तो ये पॉइंट है। अब अगर बात करें Fi26 की, बात करें यदि आप Fi26 की, तो ये 26 है। अगर ये बोल दिया जाए कि आपके पास Fi26 नहीं, आपके पास Fi डबल प्लस है, यदि आपके पास Fi26, चलो ठीक है, यदि आपके पास Fi डबल प्लस हो तब क्या करेंगे आप? देखिए एटॉमिक नंबर तो इसका है 26, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें केवल 24 है, क्योंकि 2 प्लस आने से इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ये 2 निकाल करके तब डबल प्लस बनेगा। तो देखिए यहां पर गैप और Fi6 की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन संख्या +2 है और +2 की अवस्था में निकालेंगे तो यहाँ पर 26 है, और यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो केवल 24 बचेंगे, 2 कम हो जाएंगे। अब इनको 24 से बनाना है 36, और 24 से 36 कब बनेगा? ये चूंकि 26 यहाँ पर है, ये बात सही है, लेकिन 26 रियल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें केवल 24 है। समझिए इसको, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर केवल 24 है, चूंकि इलेक्ट्रॉन 2 ये निकाल दिया है तब ना इसके प्लस आया, तो 24 है। 24 से आपको 36 बनाना है। 24 से हमको पता है 36 तब बनेगा जब आप इसमें 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 24 से ये 36 तब बनेगा जब आप इसमें 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तब जाकर के ये 36 बन जाएगा। और सुनिए ये 12 इलेक्ट्रॉन कहां से पाएंगे आप? ये 12 इलेक्ट्रॉन पाएंगे 6 लोन पेयर से। आप इसको पाएंगे 6 लोन पेयर से, क्योंकि एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 6 में 12। अगर आप इस Fi डबल प्लस को यदि आप 6 लोन पेयर किसी के द्वारा दे दीजिए, 6 लोन पेयर, अब 6 लोन पेयर कहां पाएंगे आप? 6 लिगेंड लाओ सीएन का, आप 6 सीएन जोड़ दीजिए, ये 24 से कहां पहुंच जाएगा? 36 पहुंच जाएगा, मतलब ये अस्थाई हो गया। कोई भी परमाणु ये चाहेगा कि हम अस्थाई हो जाएं, तो यहां पर क्या होता है, जो अपना Fi है ये 26 है, लेकिन डबल प्लस में 24 है, ये चाहेगा कि हम 36 बन जाएं। और 36 कैसे बनेगा? ये 6 लोन पेयर ग्रहण कर लेगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और 12 कहां पाएगा? 6 लोन पेयर से पाएगा। इसलिए Fi6 में यहाँ पर साइनाइड जो होते हैं वो 6 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान यहाँ पर 6 आता है। यहाँ पर आप 5 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब लोग का फंडा यही है, सब लोग चाहते हैं कि हम 36 तक पहुंच जाएं, क्योंकि 36 पहुंचेंगे सब अस्थाई हो जाएंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स का मतलब केवल इतना होता है कि सेंट्रल मेटल एटम्स के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम्स के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे यहाँ पर Fi के पास खुद का इलेक्ट्रॉन 24 है और लिगेंड्स मिल करके इसको 12 देगा, तो कितना हो गया पूरा? ये 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर आप निकालेंगे, नियम से निकालेंगे, रूल से निकालोगे, तब पर भी K और Fi6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN का जो मान आएगा वो 36 आएगा। ये इसका रूल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग है, और इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक्स लगाएंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग कट सीख लीजिए, है क्या ये लॉन्ग कट में? क्या सीखना आपको? केवल यही कि प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है? प्रभावी परमाणु संख्या का मतलब ये होता है केवल कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो CMA होता है उसके चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसे यहाँ पर Fi6 में पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 36 होगा, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 ही आएगा। और हम लोग ये 36 एक सिंपल और आसान ट्रिक से निकालेंगे, एक सिंपल से फार्मूले से निकालेंगे, फिर आपको इतना लंबा ये सब नहीं करना पड़ेगा।
एक सिंपल सा ट्रिक लगाएंगे और उस ट्रिक से जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो हमको वही देखना है कि फार्मूला उसका क्या होगा और ये अप्लाई कैसे होता है। ध्यान रखेंगे आप कि K और F के लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान है वो 36 आया था, वो 36 कैसे आएगा हम लोग इसको एक ट्रिक से निकालेंगे। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो उतना लंबा सब कहानी करना पड़ता है वो सब नहीं करना पड़ेगा। एक सिंपल सा ट्रिक है, ये फार्मूला है इसके लिए। अगर आपको किसी भी कंपाउंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी परमाणु का, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए एक सिंपल सा होता है फार्मूला, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर बात करें K और Fe6 में Fi का कितना आएगा, तो वैसे तो 36 आया था, लेकिन ऐसे निकालते हैं क्योंकि जो Fi है वो Fi डबल प्लस की अवस्था में है, तो Fi का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो यहाँ पर तो 26 ही होगा और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस 2 है, इधर लिख लेंगे 2 और प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि हमको पता है यहाँ पर Fe6 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि लिगेंड्स यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर 6 कर देंगे। आप एक बार देखिए फिर से ट्राई कर लेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर Fe आयरन का 26 होता है, ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 आएगा, यहाँ पर निकालेंगे 2 और 2 आप रखेंगे प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होता है वो 6 होता है। आप यहां से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा और प्लस यहां सॉल्व करेंगे, फिर भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो मान आएगा वो भी 36 ही आएगा। हम लोग वैसे निकाले थे, वहां पर 36 आया था और यहाँ पर भी 36 ही आएगा। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने का तरीका अलग है और है क्या, उसको तरीका पहचानने कुछ अलग ही है। देखिए क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ पर ये Fi है, यहाँ पर जो रखा गया है, इसके चारों तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किसी CMA के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन निकलता कैसे है, इसके लिए फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सिंपल सा ट्रिक होता है, आप इसे चाहेंगे तो किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं।